Hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So today in this video we are going to cover the chapter number 11 of your new NCERT for हिंदी मल्हार। तो आपके जो चैप्टर नंबर 11 है उसका नाम रहेगा चेतक की वीरता। ये जो पोएम है, कविता है, ये चेतक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था उसके बारे में है। तो चलिए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे कि चेतक कौन था, है ना, और चेतक की वीरता कहानी किसने लिखी है, ऐसे करके। तो चेतक की वीरता कविता श्याम नारायण पांडेय जी, यानी कि इसे लिखने वाले कौन है? श्याम नारायण पांडेय जी। उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय काव्यकृति हल्दी घाटी का एक अंश है। इसका मतलब है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी काव्यकृति लिखी है जो है हल्दी घाटी के नाम से, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध का बारे में बताया हुआ है जो महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में लड़ी गई थी। ओके, तो उसका एक छोटा सा अंश है ये चेतक की वीरता। ओके, पूरी पोयम तो इतनी बड़ी है जैसे ये पूरी मान लो, और उसमें से ये छोटा सा हिस्सा जो हो जाएगा ये इसकी एक, ये जो चेतक की वीरता है उसमें से ये छोटा सा हिस्सा इस तरह से ये है। तो यह कविता महाराणा प्रताप के वीर घोड़े चेतक की बहादुरी और वीरता का वर्णन करती है। यह कविता वीर रस में रची गई है। वीर रस किसे कहते हैं? जब किसी कविता को सुनने से हमारे अंदर देशभक्ति का, वीरता का, बहादुरी का संचार होता है, तो अर्थात उस कविता में या फिर उस पद्यांश में वीर रस होता है। और इसमें चेतक के अदम्य साहस और रणभूमि में, यानी जंग के मैदान में उसके अद्वितीय कौशल मीन्स जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, अद्वितीय उसे कहते हैं। कौशल यानी स्किल, वो कितना टैलेंटेड था, उसके टैलेंट का उल्लेख किया गया है। तो चलो इसका मीनिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। तो चेतक की वीरता कविता का नाम है। इस कविता में कवि ने चेतक की वीरता और उसकी अद्वितीय क्षमता का वर्णन किया है ना। ये तो अभी अभी हमने जाना ही है कि चेतक की वीरता के बारे में बताया है, उसके टैलेंट के बारे में बताया है, उसकी कितनी क्षमता, कितनी अद्वितीय क्षमता थी, इसके बारे में बताया गया है। तो रणबीच मतलब युद्ध के मैदान में, रण के बीच में चौकड़ी भरकर यानी छलांग मार मार कर चेतक बन गया निराला था। चेतक बिल्कुल निराला बन गया था, मानो उसके समान कोई ना हो। राणा प्रताप के घोड़े से, राणा प्रताप का घोड़ा इतना तेज चल रहा था, पड़ गया हवा को पाला था, मानो हवा से बातें कर रहा हो या हवा का सामना कर रहा हो। तो इसका मीनिंग हो जाएगा, चेतक युद्ध के मैदान में चौकड़ी भरकर अर्थात छलांग लगाकर अपनी वीरता को दिखाता है। उसके चलने के तीव्र गति से या तेज, वो इतनी स्पीड से चल रहा होता है मानो वह हवा से बातें कर रहा हो, अर्थात हवा का सामना कर रहा हो, मतलब हवा की स्पीड के जितना तेज चेतक चल रहा था। नेक्स्ट इसका पैराग्राफ है, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। अब देखो, गिरता न कभी चेतक तन पर, चेतक तन यानी कि चेतक का शरीर है ना, घोड़े के शरीर पे कभी भी राणा प्रताप का कोड़ा। कभी आपने देखा होगा जो घोड़े को चलाने वाले लोग होते हैं, घुड़सवार होते हैं, उनके पास एक पीछे हत्थे वाली एक रस्सी टाइप होती है, तो उससे वो उसको मारते हैं तब घोड़ा आगे दौड़ता है। तो ऐसा कोड़ा कभी भी राणा प्रताप अपने घोड़े को नहीं मारते थे। और ना मारने की वजह क्या थी? क्योंकि वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर। वो एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो राणा प्रताप के कहने से पहले ही सब कुछ समझ जाता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और वह ऐसे दौड़ रहा था जैसे अरिमस्तक पर, यानी कि दुश्मनों के सिर पर, दुश्मनों के सिर को कुचलते हुए ऐसे दौड़ रहा था मानो वह आसमान पर दौड़ रहा हो। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। राणा प्रताप का कोड़ा चेतक के तन पर कभी भी नहीं गिरता था, क्योंकि वह इतना समझदार था कि अपने स्वामी की आज्ञा को भली भांति समझ जाता था। वह शत्रुओं के मस्तक पर यानी शत्रुओं के सिरों पर इस तरह से आक्रमण करता था जैसे मानो कोई आसमान से घोड़ा जमीन पर उतर आया हो, अर्थात वह बहुत तेजी से अपने शत्रुओं के सिर पर प्रहार करता था। नाउ नेक्स्ट है, जो तनिक हवा से बाग हिली, बाग कहते हैं जो घोड़े के मुंह के आगे से लेके नाक में से पिरो के एक बाग ले जाई जाती है, जिससे पकड़कर पीछे घुड़सवार बैठता है उसको। जैसे ही हल्की सी भी हवा से बाग हिल जाती थी तो लेकर सवार उड़ जाता था। जो चेतक था अपने सवार को यानी महाराणा प्रताप को लेके बिल्कुल हवा की तेजी से उड़ जाता था। राणा की
पुतली फिरी नहीं। जब तक कि राणा को जिस तरफ मुड़ना होता था वे आंखों की पुतली घुमा भी नहीं पाते थे, अपनी आंखों को उस तरफ घुमा भी नहीं पाते थे, तब तक चेतक मुड़ जाता था। चेतक उस तरफ पहले ही मुड़ भी जाता था। तो इसे कैसे लिखेंगे? अगर हवा के माध्यम से भी घोड़े की लगाम जरा सी भी हिल जाती थी तो वह तुरंत अपनी सवारी को लेकर अर्थात राणा प्रताप को लेकर तेज गति से उड़ जाता था, अर्थात बहुत तेजी से दौड़ने लगता था। राणा प्रताप को जिस तरफ मुड़ना होता था वो उनकी आंखों की पुतली के घूमने से पहले ही चेतक उस दिशा में मुड़ जाता था। कहने का तात्पर्य क्या है कि चेतक अपने स्वामी की हर प्रतिक्रिया को, यानी अब मेरे स्वामी आगे क्या करने वाले हैं, ये पहले ही समझ जाता था। अब नेक्स्ट है, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। अब इसका मीनिंग क्या होगा? कौशल दिखलाया चालों में, यानी जब चेतक चलता था तो उसके कौशल को देख के जो दुश्मन थे वो उसकी तरफ देखते ही रह जाते थे। और उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, जो दुश्मन थे उनके हाथों में ढाल और भाले रहते थे, लेकिन वो बिना डरे फिर भी उनके बीच में चला जाता था। और सरपट दौड़ा करवालों में, और उन पे प्रहार करता हुआ, नदी नालों को पार करता हुआ बहुत तेजी से निकल जाता था। तो इसका आंसर लिखेंगे, चेतक अपनी कौशलता और वीरता का परिचय अपनी चाल के द्वारा दिखाता है, यानी अपनी स्पीड, कितनी तेज स्पीड में वो चल सकता है। और उसकी स्पीड कितनी थी वो आप आगे देखते हैं। तीव्र गति से दौड़ना और निडर होकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करना, ये उसकी वीरता का स्मारक था। वह निडर होकर युद्ध के समय में भयानक भालों, तलवारों से सुसज्जित सेनाओं के बीच में जाकर उन पे प्रहार करता और नहर नालों को पार करता हुआ सरपट यानी बहुत तेज गति से बाधाओं में फंसने के बाद भी निकल जाता था। अब इसके नेक्स्ट पैराग्राफ है, वह यहीं रहा अब यहाँ नहीं, यानी अभी अभी तो यहीं था अब यहाँ नहीं है। वह वही रहा है वहाँ नहीं, देखो देखो वो वहाँ पे है लेकिन अब वहाँ भी नहीं है। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, ऐसी पूरी युद्ध भूमि में कोई जगह नहीं थी जहाँ पे चेतक नहीं था, लेकिन वो थोड़ी सी देर भी वहाँ पर नहीं रुकता था। किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, और किस दुश्मन के सिर पर वो कहाँ नहीं था, यानी वो हर जगह था लेकिन दिखाई कहीं भी नहीं देता था, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी। तो इसका मीनिंग हम ऐसे लिखेंगे, युद्ध के क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं था, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे चेतक अपने शत्रुओं पर प्रहार ना करता हो। वो किसी एक स्थान पे दिखता, लेकिन तभी जैसे शत्रु उस पर आक्रमण करने के लिए आते तो वो वहाँ से तुरंत गायब होकर दूसरी जगह पे पहुँच जाता। फिर दूसरी जगह पे जाते, वहाँ पे फिर उसके शत्रु आते उस पर आक्रमण करने के लिए, वो वहाँ से भी गायब हो जाता। अतः वह युद्ध के सभी स्थलों पर अपनी वीरता का परचम लहराता था, यानी जीतता जाता था। बढ़ते नदसा वह लहर गया, यानी नदियों की तरह, लहरों की तरह जैसे आगे बढ़ता जाता है वो ऐसे ही बढ़ता जा रहा था। वह गया गया फिर ठहर गया, और फिर थोड़ी देर के लिए रुकता और फिर वापस से चला जाता। विकराल वज्रमय बादल सा, विकराल मतलब बहुत बड़ी, वज्रमय मतलब बिजली के समान, जैसे आसमान में जब मौसम खराब होता है तो बादलों के साथ साथ बिजली कड़कड़ाती है ना, बिल्कुल इस तरह से बादलों का रूप धारण करके अरी की सेना यानी दुश्मनों की सेना पर गहर गया, मतलब आक्रमण कर देता था। तो इसका मीनिंग होगा, वह नदी की लहरों की भांति आगे बढ़ता गया, बढ़ते नद सा वह लहर गया, लहरों की भांति आगे बढ़ता गया। वह जहाँ भी जाता कुछ क्षण के लिए रुकता और फिर अचानक विकराल बिजली की चमक की तरह बादल का रूप धारण करके अपने दुश्मनों पर, अरी की सेना पर प्रहार करता। अब है, भाला गिर गया गिरा निशंग, भाला गिर गया गिरा निशंग, हया टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। मतलब भाला गिर गया गिरा निशंग, यानी घोड़े के चलने से दुश्मन इतनी बुरी तरह से घायल हो जाते थे या डर जाते थे कि उनके भाले और उनके तरकश जिसमें तीर रखे जाते हैं वो सभी ज़मीन पर गिर जाते थे। हया टापों से खन गया अंग, और घोड़े के जो नीचे के पैर का हिस्सा होता है जिसको खुर बोलते हैं, ऐसी शेप का होता है ना, तो उसको लगने से सभी जो जितने भी दुश्मन थे वो सभी घायल हो गए थे। वैरी समाज रह गया दंग, यानी दुश्मन समाज उसे देख के दंग रह जाते थे। घोड़े का ऐसा देख रंग कि एक घोड़ा ऐसा कैसे कर सकता है। तो अगर इसका भावार्थ लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे, घोड़े की टापों से दुश्मन पूरी तरह से घायल हो गए। टापू मतलब घोड़े के खुर से, जो नीचे घोड़े के पैर में इस तरह की शेप होती है ना खुर में,
तो उनसे दुश्मन पूरी तरह से घायल हो गए थे। उनके भाले और तरकश सभी जमीन पर पड़े थे और चेतक की वीरता का ऐसा पराक्रम देखकर, इतनी हिम्मत देख के उसमें वैरी दल यानी कि जो दुश्मनों का समूह था पूरा का पूरा, पूरी दुश्मन सेना थी, वो दंग रह गई थी। यहाँ पे देखो ये पोयम तो आई थिंक कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे महाराणा प्रताप है और ये उनका घोड़ा है चेतक। ये फोटोज आपको कई जगह पे दिख भी जाएगी, अधिकतर चौक वगैरह पे। और वो पिक्चर्स जो हैं वो महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की वीरता का परिचय देती हैं। अब इस कविता में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, किन किन घटनाओं के बारे में मेनली बताया गया है, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे आती है चेतक की असाधारण गति, क्योंकि पूरी की पूरी जो कविता का पिन पॉइंट है वो है चेतक, है ना। तो सबसे पहले जो कविता की शुरुआत में कवि चेतक की असाधारण गति का वर्णन करते हैं। चेतक इतनी तेज दौड़ता था कि वह मानो हवा से भी आगे निकल जाता था। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसे देखकर लगता था कि वह जमीन पे नहीं बल्कि आकाश में दौड़ रहा हो। और यह चित्रण चेतक की अभूतपूर्व ताकत और चुस्ती को दर्शाता है। दूसरी हमने इस चैप्टर में क्या देखा और क्या बताया हुआ था, स्वामी भक्ति और युद्ध कौशल, यानी वो स्वामी का कितना बड़ा भक्त था और वो युद्ध लड़ने में भी कितना माहिर था, इसके बारे में बताया गया है। तो चेतक न केवल एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा था बल्कि वह महाराणा प्रताप का सबसे वफादार साथी भी था। युद्ध के दौरान जब भी महाराणा प्रताप पर कोई खतरा आता तो चेतक बिना किसी डर के दुश्मनों के बीच में घुस के अपने स्वामी को सुरक्षित निकाल लेता था। उसकी बहादुरी और स्वामी के प्रति निष्ठा का कोई मुकाबला नहीं था। अगला और क्या बताया गया है, दैट इज रणभूमि में चेतक का साहस, कि जब रणभूमि में लड़ाई हो रही होती थी तो चेतक बिना किसी डर के दुश्मनों के बीच में चला जाता था और महाराणा प्रताप को सुरक्षित करता था। तो कवि ने चेतक के साहस का वर्णन करते हुए बताया है कि वह रणभूमि में दुश्मनों की सेना पर बिना रुके टूट पड़ता था। चेतक की वीरता को इस प्रकार चित्रित किया गया है कि वह दुश्मन के भालों और तलवारों के बीच बिना किसी भय के दौड़ता और महाराणा प्रताप को सुरक्षित रखता था। उसकी चालें इतनी तेज और अनोखी थी कि दुश्मन भी उसे देखकर दंग रह जाते थे। अब इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम जब कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसका पर्पज़ हमें कुछ सिखाना होता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें भी साहसी वीर बनना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए, है ना। और कभी भी अगर अपोजिट सिचुएशंस भी हों हमारे सामने, विपरीत परिस्थितियां हों जिनसे हमें निकलने का रास्ता ना सूझ रहा हो, वहाँ पर भी अपने साहस के बल पे विजय प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कवि से परिचय देख लेते हैं। ये श्याम नारायण पांडे जी की फोटो है। वीर रस की कविताएं ये अधिकतर लिखते थे और इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति, मतलब इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, लेकिन सबसे जो लोकप्रिय पॉपुलर हुई है वो है हल्दी घाटी, जो सन 1939 में प्रकाशित हुई थी, पब्लिश जो हुई थी 1939 में हुई थी। अभी आपने जो चेतक की वीरता कविता पढ़ी है वह हल्दी घाटी का ही एक अंश है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था। चलो अब चेतक के बारे में थोड़ी सी और रोचक बातें जान लेते हैं। चेतक महाराणा प्रताप का, ये तो हमने पढ़ ही लिया कि सबसे वफादार और बहादुर घोड़ा था। तुम्हें पता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में, ये जो पूरी पोयम है ये हल्दी घाटी की एक अंश है, हल्दी घाटी पोयम का छोटा सा। तो हल्दी घाटी के युद्ध में घायल होने के बावजूद चेतक महाराणा प्रताप को बचाने के लिए 25 फीट गहरे दरिया से पार करके कूद गया था। मतलब इधर की साइड तो युद्ध हो रहा था और इधर की साइड सेफ जगह थी, बीच में ये 25 फीट का दरिया था। दरिया मतलब नदी बह रही थी यहाँ पे बीच में, है ना। अब चेतक महाराणा प्रताप घायल हो चुके थे तो चेतक महाराणा प्रताप को यहाँ ले आया था। हालांकि उस समय चेतक के पैर में भी तलवार लगने से चेतक का पैर भी कट गया था आगे वाला, लेकिन उसके बावजूद भी चेतक ने यहाँ से 25 फीट की छलांग लगा के महाराणा प्रताप को इस जगह सुरक्षित पहुँचा दिया था। लेकिन बहुत दुख के साथ क्या हुआ था कि चेतक यहाँ पे, ये आखिरी बार चेतक अपने स्वामी को बचा पाया था, उसके बाद चेतक की मृत्यु हो गई थी इधर कूदने के बाद। तो बच्चों अब आप भी नेट पे सर्च कीजिए चेतक के बारे में, कुछ जानकारी लीजिए और जानिए कि चेतक कैसा घोड़ा था, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और दूसरी साइड कौन था उसके जिसके बीच में हुआ था। ठीक है, आई होप आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी।
If you like this video and the explanation of this video, please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.